हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ्स के बारे में और इसकी ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है, इसके पहले की 3 प्रैक्टिसेस ऑलरेडी ली जा चुकी हैं, तो जिसने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे ही वीडियो में डिस्कशन किए जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड करने के साथ साथ आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन के सिलेबस और पेपर पैटर्न को एनालाइज करने के बाद ही आपके सामने ये सीरीज प्रेजेंट की जा रही है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। और जो भी अभी तक चैनल पे नहीं या फिर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल पाए। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एंड्रॉयड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको वीडियो की पीडीएफ के साथ साथ इसकी क्विज अवेलेबल करा दी जाती है। ठीक है, और मैथ्स की जो हैंड रिटन नोट्स है ये सारे ही गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जिसने भी अभी तक परचेज नहीं किया जल्दी से परचेज करिए। यहाँ पे आपको A to Z कंप्लीट मैथमेटिक्स प्रोवाइड की जा रही है, साथ ही साथ में बेसिक लेवल, ट्रिकी लेवल सब कुछ एकदम अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया है। ठीक है, तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर के परचेज करिए और अपना कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स बताइए कि आपको कैसी लगी। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्नों को सही हल किए उसके 3 गुना प्रश्न उसने गलत हल किए। यदि उसने कुल 76 प्रश्नों को हल किए हैं तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उसको हमने मान लिया x प्रश्नों को उसने सही किया, उसके 3 गुना गलत हल किए, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ x ऐसे प्रश्न हैं जिसको उसने गलत हल किया। और आपको क्वेश्चन में दिया है कि यदि उसने कुल 76 प्रश्नों को हल किए, यानी कि सही और गलत दोनों प्रश्नों को मिला के उसने कुल 76 प्रश्नों को हल किया है, तो x + 3x की जो वैल्यू है वो होगी 76 के बराबर। x + 3x कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 4x विच इज़ इक्वल्स टू 76। यहाँ से आप क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 76 डिवाइडेड बाई में 4। इसको आप कैंसिल करोगे तो 4 एकम 4, 3 गया 4 9 36, यानी कि x की वैल्यू आ गई 19। और यहाँ पे सही प्रश्नों की संख्या हमने क्या माना था, x माना था, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 19 प्रश्नों को उसने सही हल किया। यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि उसने कितने प्रश्नों को गलत हल किया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या है, 3.0 इंटू 0.3 इंटू 0.03 फिर मल्टीप्लाई में है 0.003। तो इसको किस तरह से इजी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इसको देख लेते हैं। तो देखिए 3 को तो लिखेंगे एज इट इज़ 3, 0.3 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 10⁻⁻1। 0.03 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं। उसके बाद 0.003 यानी कि दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻3। अब पहले तो सारे नंबर्स का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 और 27 इंटू 3 कितना हो गया, तो ये हो गया 81 के बराबर। अब हमें क्या करना है, 10 का मल्टीप्लाई करना है। तो 10 के मल्टीप्लिकेशन के लिए आप लोगों ने एक चीज़ सुना होगा कि अगर किसी का आधार यानी कि बेस जो है वो समान है सभी का, तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे बेस जो है आधार सभी में 10 है, तो 10 है तो उनकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि -1, -2 और -3। तो सभी का साइन क्या है, माइनस में, तो सभी नंबर जुड़ जाएंगे, परंतु साइन किसका रहेगा, वो नेगेटिव का ही रहेगा। तो 3 2 5 और 5 1 6 हो गया। तो 81 इंटू 10⁻ कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, सभी ऐड हो जाएंगे पर साइन किसका रहेगा, नेगेटिव का रहेगा। ओके, तो क्लियर हो गया यहाँ तक। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया, ऑप्शन बी करेक्ट है, 81 इंटू 10⁻6 होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ए अपनी चॉकलेट में से 1/2 बी को दे देता है, बी उनमें से 1/2 को रख लेती है और बाकी सी को दे देती है। फिर सी क्या करती है, तो सी 8 रख लेती है और डी को बाकी 10 चॉकलेट दे देती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए के पास कुल कितनी चॉकलेट थी। क्वेश्चन क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। अब देखिए हमको कैसे सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि ए के पास जो है वो कुल x चॉकलेट थी। अब x ने क्या किया, अपने चॉकलेट में से 1/2 बी को दे देता है। ठीक है, तो x में से 1/2 बी को दे देता है, यानी कि आधा खुद रखता है और आधा क्या करता है, बी को दे देता है। तो b के पास कितनी गई, x/2 गई। अब b क्या कर रहा है, b उनमें से आधा रख लेती है और बाकी c को दे देती है। तो वही सेम काम हुआ, b क्या करती है, इसका फिर से आधा कर रही है, यानी कि 1/2 कर रही है। तो c को कितनी चॉकलेट मिल रही है, तो c को मिल रही है x/4 चॉकलेट। ठीक है, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। c के पास कुल कितनी चॉकलेट गई, तो c के पास गई x/4 और उसमें संख्या में आपको क्या दिया है, 8 चॉकलेट रख लेती है और बाकी 10 जो है वो डी को दे देती है, यानी कि उसके पास चॉकलेटों की कुल संख्या कितनी गई है, तो ये गई है 18। और इस तरह से आपने देखा तो x/4 गई है। ठीक है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो जाएगी, 4 इंटू में 18,
4 इंटू में 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 72। ठीक है, तो जब ए के पास कुल कितनी चॉकलेट थी, तो ए के पास 72 चॉकलेट्स थी, जिसमें से सी के पास कितनी गई, तो सी के पास गई है 18 चॉकलेट। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि बी के पास कितनी चॉकलेट्स थी। ठीक है, तो आपका आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 72 चॉकलेट जो है वो ए के पास थी। होप सो आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 पहियों की परिधि जो है वो 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। अगर वो एक साथ घूमना शुरू करते हैं और प्रत्येक पहिया का एक पूरा चक्कर लगता है तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया। 4 पहिया हैं, उनकी परिधि दी गई है और अगर प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कम से कम, तो कम से कम का मतलब आप लोग समझिएगा हमेशा एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्या करना है, तो एलसीएम निकालना है। और किसका एलसीएम निकालना है, तो 16, 24, 32 और 40 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू में 3। ठीक है, 8 3 24। उसके बाद 32 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 5। उसके बाद 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 40 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 इंटू में 5। अब देखिए एलसीएम क्या होता है, जितनी भी संख्याओं का इस्तेमाल किया गया सबको आपको लिख लेना। जैसे कि यहाँ पे 2 3 5 3 संख्याओं का इस्तेमाल किया गया था, उसको हमने लिख लिया। उसके बाद उस पर सबसे बड़ी घात लगानी है, तो 3 और 5 पे तो कोई घात थी नहीं, इसलिए उस पर हमने कुछ नहीं लगाया। जबकि 2 पे घात थी सबसे बड़ी 5, इसलिए हमने इस पर लगा दिया 2 की पावर 5। ठीक है, अब इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 480 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, 480 सेंटीमीटर, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इन पहियों के द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी, तो ये की जाएगी 480 सेंटीमीटर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अमित एक बस 15% की हानि पर 23,800 में बेचता है। अगर उसे 15% का लाभ पाना हो तो बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कि आप बेस मान लो 100। अगर बेस आप लोग 100 मान लोगे और हानि होगी तो उसमें घटा देंगे 100 में से, और अगर लाभ होगा तो 100 में उसी को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 15% की, तो आपको 100 में से 15 को माइनस कर देना है। तो कितना आ जाएगा, 85% आ जाएगा। और इसी की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, तो 23,800 ये दी गई है 85% की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, निकालना है कि उसे 15% लाभ पाने के लिए कितने में बेचना होगा। तो लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे, 100 में 15 को ऐड करेंगे। तो 100 में 15 को ऐड कर दीजिए, यानी कि आपको 115% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन हो गया ना सॉल्व। 85% की आपको वैल्यू पता चल गई, आपको किसकी निकालनी है, 115% की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, 23,800 बटे में करेंगे 85 और गुणा कर देंगे कितना, तो 115 का गुणा कर देंगे। बस आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप कैंसिल करके सॉल्व करना, तो आपका आंसर आ जाएगा 32,200 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा, 32,200 रुपये, यानी कि आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आता एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। 100 को बेस मानिए, अगर हानि हो रही है तो 100 में से उसी को घटा देंगे, और लाभ हो रहा है तो 100 में उसी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिया था कि 15% की हानि पे इतने में बेचता है, यानी कि इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ था और आपने इसकी वैल्यू से तुरंत निकाल लिया 115 की प्रतिशत की वैल्यू, और आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 32,200 रुपये। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। दिए गए बार चार्ट में 4 कंपनियां C1, C2, C3 और C4 के वर्ष 2012, 2013 और 2014 की बिक्री जो है वो मिलियन में दर्शाया गया है। आपसे क्वेश्चन जो भी पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये है 2012 का, जो ब्लू कलर से है, जो रेड कलर से है ये 2013 को दर्शा रहा है, और जो ग्रीन कलर से है ये 2014 को दर्शा रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। नंबर 6 क्या है, 2012 की तुलना में 2013 के लिए C1 और C4 की संयुक्त बिक्री का अनुपात कितना है। तो आपको C1 और C4 दोनों की संयुक्त बिक्री ऐड कर लेनी है 2012 में और 2013 में, उसके बाद आपको अनुपात निकाल लेना है। ठीक है, आइए देखिए कैसे करते हैं। देखिए तो C1 के लिए पूछा गया है और किसके लिए पूछा गया है, C4 का। संयुक्त बिक्री पूछी गई है 2012 की और 2013 की। तो 2012 में देखिए C1 में कितना है, 95 है, और C4 में कितना है, तो ये 100। तो 95 प्लस 100 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 195। ये किसका आ गया, तो C1 और C2 की जो C1 और C4 की संयुक्त बिक्री है ये कब दर्शाई जा रही है, तो ये 2012 की दर्शाई जा रही है। ठीक है, तो 195 आया, इसको याद रखिए। अब इसी तरह से हम लोग निकाल लेते हैं 2013 के लिए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 2012 और 2013 का अनुपात।
तो 2013 में देखिए कितना है 85 है C1 का, और C2 का कितना है, तो ये है 110। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये भी कितना आएगा, ये आएगा 195 के बराबर। यानी दोनों का अनुपात कितना आ रहा है देखिए, तो इसका भी आ रहा है 195 2012 का इन दोनों को जोड़ने पे, और 2013 में भी इन दोनों को जोड़ने पे आ रहा है 195। यानी कि जो अनुपात है इसका ये आएगा 1 के अनुपात के बराबर। ओके, 1:1 के अनुपात में ये हो जाएगा। क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। हमने कुछ भी नहीं किया, C1 और C4 को ऐड कर लिया कब कब, तो 2012 में और 2013 में, उसी का हमने क्या किया, रेशियो निकाल दिया। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यहाँ पे आपको कुछ आंकड़े दिए गए हैं और उसकी हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे, आंकड़े दे दिए हैं, उसकी आपको माध्यिका निकालनी है, तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि संख्या अरेंज है कि नहीं। अगर अरेंज है तो ठीक है, नहीं अरेंज है तो आपको सबसे पहले उसको अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग उसको अरेंज कर लेते हैं, 0 1 1 3 3, ठीक है। जितने बार आई है संख्या उसको लिखते जाइए। फिर 4 कितनी बार आया है, देखिए 3 बार आया है। उसके बाद है 7, फिर उसके बाद है क्या, 8 है। अब ये संख्याएं हमने अरेंज कर ली इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि सभी को काउंट करना है कि कितने पद हैं। तो आप काउंट करोगे तो आपका आएगा टोटल 10 पद, ठीक है। 10 पद है यानी कि सम बार है। तो जब सम पदों की आपको माध्यिका निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n बटे दूसरा पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और दोनों के बटे में क्या करते हैं, तो 2 कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। और n की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दी गई है, 10 दी गई है। आइए इसको कर लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो 10/2वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद, और बटे में क्या करना है, तो बटे में 2 करना है। तो 10 बटे में 2 यानी कि 5, और इससे भी 10 बटे में 2 करेंगे तो 5 प्लस 1 यानी कि 6वां पद, और बटे में हमें कर लेना है 2, ठीक है। तो जिस तरह से हमने अरेंज किया था उसी के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है कि 5वां पद कौन सा है और 6वां पद कौन सा है। तो जब हमने अरेंज किया था तो वहाँ पे 5वां पद आया था तीसरा, और 6वां पद था चौथा। तो यानी कि 3 + 4 बटे में हो गया 2, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आएगा 7 बटे में 2 विच इज़ इक्वल्स टू 3.5 के, ठीक है। तो आपका आंसर किसके बराबर हो जाएगा, 3.5 के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 30 पेन और 75 पेंसिलों को 390 रुपये में खरीदा गया। यदि पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये है तो पेन का औसत मूल्य ज्ञात करिए। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। आपको इसमें क्या करना है, 30 पेन और 75 का योग आपको दिया है, और आपको साथ ही साथ ये भी दिया है कि ये जो पेंसिल का औसत मूल्य है वो 2 रुपये के बराबर है। और आपके पास कुल कितनी पेंसिल है, तो कुल है 75 पेंसिल। तो आप यहाँ से निकाल लो 75 पेंसिल का मूल्य कितना है, तो 75 गुणे 2 कर दो। कितना औसत मूल्य है, 2 है, तो 75 गुणे 2 कर दो तो आपका निकल जाएगा 150 रुपये, ठीक है। तो 390 में जो है 150 रुपये की कुल क्या है, तो कुल पेंसिलें हैं। तो आप यहाँ से माइनस कर लो, 390 में से हमने माइनस किया 150, तो ये आ जाएगा 240। अब 240 की क्या है, तो 240 की है पेन। कितनी पेन, तो 30 पेन। आपको क्या पूछा है, पेन का औसत मूल्य ज्ञात करिए। टोटल कितना है, 240 है, कितनी पेनों का, 30 पेन का। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर लोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 रुपये, ठीक है। तो पेन का औसत मूल्य क्या आ गया, 8 रुपये, यानी कि आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक टंकी को 90 मिनट में भरा जा सकता है। टैंक में एक रिसाव होने की वजह से जो टंकी को 90 मिनट में खाली कर सकता है। अब आपसे पूछा गया कि अतः टंकी कितनी देर में भर जाएगी। 30 मिनट में भरी जा रही है और 90 मिनट में खाली हो जा रही है। तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लो। 30 और 90 का एलसीएम आएगा 90, ठीक है। फिर 90 को डिवाइड कर लीजिए, 30 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में। फिर 90 से 90 को डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 1 बार में। अब देखिए यहाँ पे 30 मिनट में भर रही है टंकी, तो यहाँ पे आपको एडिशन करना है, और ये खाली हो रही है तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन का साइन लगाना है। बस आप 3 में से 1 को घटाओ, कितनी बार में गया, 2 बार में, ठीक है। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। बस आपको क्या करना है, 90 डिवाइडेड बाई 2 करना है, और यही आपका आंसर हो गया। तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, टंकी जो है वो 45 मिनट में भर जाएगी। कब, जब दोनों ही होंगे, मतलब यानी भर भी रही है और रिसाव भी हो रहा है, तो टंकी जो है वो 45 मिनट में भर जाएगी। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है कि पी तथा क्यू के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% और 5% की वृद्धि हुई है तो नया अनुपात क्या होगा। देखिए आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे पी है और ये है क्यू। इनका जो वर्तमान वेतन है, मासिक वेतन का अनुपात है, ये है 4:3 के अनुपात में। अब क्या किया गया है, उनके वेतन में 10 और 5% की वृद्धि कर दी गई है। तो जब 10% की वृद्धि की गई है तो क्या हो जाएगा, 110 हम लोग मानते हैं।
100 में क्या करेंगे, 10 को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 110 बटे में 100। ठीक है, यहाँ पे अनुपात का साइन लगाइए, गुणा कर दीजिए। 5% की वृद्धि हुई है तो ये हो जाएगा 105 बटे में 100। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। 100 से 100 कैंसिल कर लीजिए। अब 100 से 100 कैंसिल कर लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 4 गुणे में 110 अनुपात है 3 गुणे में 105। 4 गुणे में 110 यानी कि 440, 3 गुणे में 105 यानी कि 315। अब इसको आप 5 से क्या करो, कैंसिल कर लो। तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 अठे 40 और 5 अठे 40। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 अंक 30 और 5 यहीं 15। तो आपका जो आंसर हो गया वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 88:63 जो होगा वो पी और क्यू के मासिक वेतन का नया अनुपात होगा। क्लियर हुआ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए। ठीक है, तो 30 वाले को 60 के साथ कैसे मिक्स किया जाए कि वो 40% हो जाए। देखिए, आपको इस क्वेश्चन करने की ऐसी सिंपल सी ट्रिक बताते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल भी बर्डन नहीं होगा, क्वेश्चन तुरंत देखते ही आ जाएगा। क्या बोला है, 30% को मिक्स करना है किसके साथ, 60% वाले घोल के साथ। आपको रिजल्टेंट क्या चाहिए, तो रिजल्टेंट चाहिए 40% का। ठीक है, तो आप सिंपल से कर लिया करो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऐसे जैसे ही आपने इस तरह से किया तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस आपको देखना है। 60 और 40 में डिफरेंस कितने का है, तो ये है डिफरेंस 20 का। 60 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा, 20%। और इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस अब देख लेना है। तो 40 और 30 के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो ये है 10% का डिफरेंस। आपको बस डिफरेंस देखना है। ठीक है, यानी कि बड़े में से हमेशा छोटे वाले को माइनस करना है। तो डिफरेंस आ गया यहाँ पे 20% और यहाँ पे 10%। बस आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, इतना ईजी है ये क्वेश्चन, बस आपका यही आंसर हो गया। 20 और 10 का रेशियो निकाल लो आप लोग। तक क्लियर हुआ। 20 और 10 का आपको क्या करना है, अनुपात निकाल लेना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 अनुपात 1 के अनुपात में बचेगा। ठीक है, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2 अनुपात 1 के अनुपात में अगर 30% पोटेशियम नाइट्रेट और 60% पोटेशियम नाइट्रेट को घोल को मिश्रित करेंगे तो आपका जो परिणाम स्वरूप घोल है वो 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी। तो देखिए आपको क्या सॉल्व करना है, किस तरह से करना है, इसको समझ लीजिए अच्छे से, बस आपको क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। तो एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 है और स्थिर जल में 55 है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो धारा की एग्जैक्ट गति कितनी है। तो धारा की जो गति होगी वो 55 में से 40 को माइनस करोगे तो आपकी निकल जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये आ गई धारा की गति। अब आपसे पूछा है कि नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी। तो स्थिर जल में जितनी गति है ना उसमें धारा की गति को आप ऐड कर दोगे 15 को तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 और प्लस 55 हमें कर देना है तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगी वो नाव की गति होगी नदी की धारा की दिशा में। आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। आपको सबसे पहले क्या करना है, स्थिर जल में दिया है और विपरीत दिया है, यहाँ से आप धारा की गति निकाल लो। और जैसे ही धारा की गति निकाल लोगे तो आप 55 वाले में ऐड कर दो, किसको, स्थिर जल में ऐड कर दो धारा की गति को, यानी कि 15 को। तो आपका आंसर आ जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यदि cos a बराबर 1/2 बराबर साइन बी की है तो tan a माइनस बी का मान क्या होगा। आपको क्या दिया गया है, cos a बराबर 1/2 बराबर साइन बी। यहाँ से आप a और b की वैल्यू निकाल लो। a और b की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए करते हैं, देखिए कैसे करना है। cos a बराबर दिया है 1/2। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि cos 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos में। तो आपका आंसर होगा cos 60 डिग्री का जो मान होता है ना वो होता है 1/2 के बराबर। तो cos a बराबर cos 60 है, यानी कि a का मान कितना आ गया, तो ये आ गया 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो a का मान कितना आ गया, 60 डिग्री का। आइए साइन वाले में निकाल लेते हैं, यानी कि b की वैल्यू। तो साइन b की वैल्यू भी किसके बराबर दी गई है, ये बराबर दी गई है आपको 1/2। और 1/2 जो साइन में वैल्यू होती है ये होती है साइन 30 का मान। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी कि b की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 30 डिग्री। a का मान कितना आया था, a का मान आया था 60 डिग्री। b का मान क्या आ गया, तो b का मान आ गया 30 डिग्री। बस आप यहाँ पे उठा के रख दो, आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ, आपने a और b की वैल्यू निकाल ली। a और b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या है, tan a माइनस बी है, यानी कि a की वैल्यू है 60 डिग्री
और माइनस में है बी, यानी कि बी की वैल्यू आपने निकाली 30 डिग्री के बराबर। अब 60 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, तो ये बच गया tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी होती है, 1/√3 के बराबर होती है। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1/√3। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। नंबर 14 क्या है, एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होगा एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है। तो छोटे कोण और बड़े कोण के बीच का अंतर ज्ञात करिए, ठीक है। तो हमने मान लिया एक पूरक कोण जो है वो x है और दूसरा पूरक कोण कितना हो जाएगा, तो x/2 + 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गए दोनों पूरक कोण। अब देखिए पूरक कोण किसको कहते हैं, तो जिन दोनों कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है उसको हम लोग कहते हैं पूरक कोण। यहाँ से आपको दो कोण पता चल गए, एक और दूसरा, दोनों को आप ऐड कर दो। ऐड कर लेंगे क्या आ जाएगा, x + x/2 + 30 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं, तो ये दोनों कोण हैं पूरक कोण के बराबर। 30 डिग्री को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, x + x/2 विच इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस में 30 डिग्री, ठीक है। इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2x + x/2 बराबर में 60 डिग्री के। इस वाले 2 का इधर मल्टीप्लाई करिए तो 3x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 120 डिग्री के बराबर। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, आपने क्या किया, 3x इज इक्वल्स टू आ गया 120 डिग्री के बराबर। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो 120/3 यानी कि 40 डिग्री के बराबर आ जाएगी। तो आपको पता चल गया एक पूरा कोण जो है वो 40 डिग्री के बराबर है। दोनों पूरा कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर। तो अगर एक पूरा कोण 40 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा, तो दूसरा होगा 50 डिग्री के बराबर। अब आपसे क्या पूछा है, छोटे कोण तथा बड़े कोण के बीच का अंतर क्या है। तो एक 40 है और एक 50 है, तो दोनों के बीच में अंतर क्या होगा, तो ये होगा 10 डिग्री के बराबर, यानी कि आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब एक पूरक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक होगा तो छोटे कोण तथा बड़े कोण के बीच का अंतर होगा 10 डिग्री। क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। आइए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। नंबर 15 क्या है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर है, उसकी चौड़ाई जो है वो 75 मीटर है तथा मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इसका डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करिए, उससे आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये रहा एक आयताकार मैदान, इसकी लंबाई 125 मीटर और चौड़ाई जो है वो 75 मीटर है। अब आपसे बोला गया कि इस मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी है, यानी कि ये रही इसकी 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी, ठीक है। चौड़ाई ऐसे ही तो होगी, तो 3 मीटर चौड़ी ये पैदल पट्टी है। अब आपसे पूछा है कि पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैदान का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे में चौड़ाई। लंबाई तो 125 ही रहेगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई हो जाएगी 75 में से आप माइनस कर दो 3 को, क्या कर दो, 75 में से 3 को निकाल दो, यानी कि मैदान के इसके पैदल पट्टी के बिना पूछा है ना, तो ये टोटल 75 है। इसमें से अगर हम 3 को माइनस कर देंगे तो इस पट्टी के बिना निकल जाएगा। तो 75 में से 3 गया, कितना बचेगा, 72 बचेगा। बस आपकी चौड़ाई आ गई 72, यानी कि 125 गुणे 72 कर दो और आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा 9000 वर्ग मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ, बिना पैदल पट्टी के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, 9000 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो होप सो आपको आज का क्वेश्चन बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत करके ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।